बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिकाज की सेकंड क्लास एएमसी प्रेप एकेडमी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। 2025 की रिकाज की क्लास होगी आज की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड पेशेंट विद कैटरेक्ट improved vision after surgery, post op day 4, he wakes at morning with painful eye and blurred single vision. What happened to this patient? ऑप्शन ए है conjunctivitis, uveitis, suture infection and abscess. Option D hyperpon. Option E acute glaucoma. आपको आंख में क्या नजर आ रहा है? क्या बनावट नजर आ रही है जो है कि पिक्चर दी गई है? पस इन इंटीरियर चैम्बर, यस। सब लोग आंसर करें जो दूसरे हैं। उसने हिस्ट्री के अंदर भी बता दिया। पोस्ट ऑप, ये सर्जरी इसकी इसके कॉम्प्लिकेशन है। जो पोस्ट ऑप पेशेंट होते हैं उनमें ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है ना पहले। तो कैटरेक्ट पोस्ट ऑप पेशेंट है, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, और अब उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मोस्टली डी के साथ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट जमा हुई पड़ी है ये। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हाइफीमा, हाइफीमा होता है कि जब ब्लड जमा होता है या ब्लड की एक्युमुलेशन होती है इस जगह पे। अगर यहाँ पे ब्लड होता, ये तो हाइपोबायोन है ना, पस की फॉर्मेशन है। अगर ब्लड होता तो ये हाइफीमा होना था। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। 37 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, presented with the complaints of fluid leaking per vagina of 2 day duration of symphysiofrontal height is 37 centimeter on steroid speculum examination. Fluid leaking through the cervix is visualized, but cervix is closed. What is the next most appropriate step? Amniotomy, amniotomy. Option B prostaglandin E2 gel. Option C oxytocin infusion. Option D balloon catheter induction. अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइन, डॉक्टर आंसर करें ये। इधर एशियन कंट्री के अंदर, हाँ जी, आपने जो ऑप्शन आप लोग जिससे एग्री कर रहे हैं ये होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन इज डिफरेंट। BBC। ए और डी वाले कोई नहीं है? डॉक्टर MP सिंह बी। टर्म है तो इंड्यूस नहीं। हम्म।
चलें जी, हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ये रेफरेंस अटैच किया गया है, ऐसे हेल्थ गाइडलाइन से ही लिया गया। रेफरेंस भी नीचे लिंक में साथ मेंशन है। इसे देख लेते हैं। हमारा जो पेशेंट है वो रिस्क फैक्टर है, लाइक कंप्लेन ऑफ फ्लूइड लीक हो रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पे फ्लूइड लीक मिला है सर्विक्स और डायलेशन भी हुई है। सॉरी, सर्विक्स विजुलाइट है लेकिन क्लोज है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है? ये आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है सही से? ये गाइडलाइन से ओपन कर लें इसे। जस्ट 1 मिनट, इसको गाइडलाइन से ओपन करते हैं। ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो उसका रेफरेंस मैंने निकाला है, ऐसे हेल्थ गाइडलाइन है। ये फ्लो चार्ट था जो उधर मेंशन किया गया था। सबसे पहले ये तो ओवरऑल आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक मेडिकल हिस्ट्री, सोशल, गेस्टेशनल, करंट प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये हिस्ट्री ले ली। ठीक है, एग्जामिनेशन करना है, वाइटल साइन देखने हैं। ठीक है, फीटल प्रेजेंटेशन देखनी है, एंगेजमेंट वगैरह। ठीक है, यूरिनलाइसिस आपने भेज दिया ताकि इन्फेक्शन को रूल आउट करें। स्टील स्पेक्यूलर एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये है कि यहाँ दो टू कंडीशन हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। ये एरो नजर आ रहा होगा आई थिंक आपको यहाँ पे, क्योंकि वो लिखा नहीं जा पा रहा। एरो होगा। तो टू कंडीशन हो सकती हैं। एग्जामिनेशन किया आपने, आगे आपने देखा, बेसिक वर्क आप कर लिया, मेम्ब्रेन रप्चर है या मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। अगर तो इंटैक्ट है तो आपने डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, हमारा जो पेशेंट था उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी थी, फ्लूइड लीक हो रहा था, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा, जूम फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हमारा पेशेंट मेम्ब्रेन रप्चर थी, हमने रप्चर मेम्ब्रेन के साथ है परफॉर्म सीटीजी कर लिया, कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, असेस फॉर रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर तो कौन कौन से हो सकते हैं? अब नॉर्मल सीटीजी है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जीबीएस, ये पॉजिटिव आ गया है। कोरियोमनाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ग्रेटर देन 18 आवर्स तक रह जाए ना, तो वो कोरियोमनाइटिस में चला जाता है पेशेंट। तो उससे पहले ही हमने उसे मैनेज करना होता है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कोरियोमनाइटिस। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो इस तरफ जा रहा है। हमारा पेशेंट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, हम इस पे फोकस करेंगे। डिस्कस एंड प्लान फॉर एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिस्कस किया है, एक्टिव मैनेजमेंट का प्लान करना है। कौन सी डॉक्टर साहब, कौन सी लाइन कह रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने हिस्ट्री लेनी है सारी, मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेटिक, सोशल हिस्ट्री, ये सारी चीजें ले ली, गेस्टेशन हिस्ट्री ले ली। ठीक है, आगे एग्जामिनेशन कर लिया आपने, वाइटल साइन वगैरह जो बेसिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट, यूरिन एनालिसिस आपने भेज दिया, ये सारी चीजें कर ली। आगे आपने जब कंक्लूजन पे पहुंचे तो मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं, मेम्ब्रेन अगर तो इंटैक्ट है तो आपने डिस्चार्ज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पेशेंट की जो मेम्ब्रेन थी वो रप्चर थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है? परफॉर्म सीटीजी और असेस फॉर रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जी? ये अब नॉर्मल सीटीजी, जीबीएस पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, कोरियोमनाइटिस का रिस्क फैक्टर हो सकता है, मिकोनियम, या फिर उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो नॉन स्पेलिक या मोबाइल हो सकती है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या करना है नेक्स्ट? क्योंकि ये एक अलार्मिंग साइन है, तो डिस्कशन प्लान फॉर एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे? एडमिट टू लेबर वार्ड। ठीक है, लेबर वार्ड में एडमिट कर लिया। तो अब फिर सेकंड क्या होगा? आपने कमेंट्स ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, जो कि हमारा आंसर भी यही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
हमने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर देनी है। वंस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ग्रेटर देन 4 आवर्स, 4 आवर्स हो चुके हैं तो हमने कमेंस कर देनी ऑक्सीटोसिन। कमेंस कंटिन्यू सीटीजी, सीटीजी भी साथ ही हम मॉनिटर करते रहेंगे विद ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती रहेंगी। जीबीएस प्रोफिलैक्सिस टू कमेंस इमीडिएटली इफ जीबीएस पॉजिटिव और आफ्टर 18 आवर्स इफ नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्टिव मैनेजमेंट में आ जाएगा। बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो जब गायनी करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर समझ आ गया यहाँ तक आपको? नेक्स्ट मूव करें। डॉक्टर्स मुझे बताएं समझ आई है या रिपीट करूं? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रेफरेंस लिंक इस में साथ ही अटैच है, तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। 13 वीक प्रेग्नेंट केम फॉर रूटीन चेकअप, अल्ट्रासाउंड की है, सिस्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, इंक्रीज वस्कुलैरिटी विद थिकन्ड वॉल, आस्किंग फॉर मैनेजमेंट। ऑप्शन ए एमआरआई ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन बी ओफ्रेक्टमी, ऑप्शन सी लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, ऑप्शन डी कैंसर ट्यूमर। 13 वीक प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड किया है जिसपे सिस्ट मिला 5 सेंटीमीटर का, और वस्कुलैरिटी उसकी इंक्रीज है, थिकन वॉल। चलें, आप यही समझे कि आपने को आंसर नहीं पता और अपना ब्रेन यूज करें। डॉक्टर हंस, आपको सिर्फ आंसर नजर आया, बाकी लोगों को नहीं आया। यही जा रहा है, इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है। चलें, डॉक्टर्स आंसर देख लिए हैं, कोई ये कह रहा है, कोई सी, कोई डी, तो हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर इसका एमआरआई ऑफ द एब्डोमेन करेंगे। ठीक है, एमआरआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो ओफ्रेक्टमी होता है वो पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल आफ्टर 20 वीक। ठीक है, और जो लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी है नेक्स्ट टिल 20 वीक तक वो किया जा सकता है। अब इसका ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आरएससीजीबी की गाइडलाइन है, आई होप कि आपको नजर आ रही होगी, ये सिस्ट मैनेजमेंट पे है। ये इसका लिंक भी साथ अटैच है, ये आपको नजर आ रही है या इसको भी मैं गाइडलाइन से ओपन करूँ? क्योंकि मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे चीज़ें कंपाइल की थी ताकि हम जल्दी जल्दी मूव करें। डॉक्टर नजर आ रहा है? ठीक है। डॉक्टर एवर, यहाँ पे हम ओफेक्टमी नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम उस फ्लूइड को देखेंगे एनालाइज के लिए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना मैनेज करें, लेकिन अगर ज्यादा वो डिस्टर्बिंग है तो फिर मैनेज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
मैनेजमेंट, ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये मैनेजमेंट के अंदर भी समटाइम वो पूछ रहा होता है। ठीक है, ये आप ड्यूरिंग क्यू बैंक के अंदर भी मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें पूछेंगी, इवन के डायग्नोस को वो मैनेजमेंट कह रहा होता है। अच्छा, ये देखें, ये प्री मेनिपोजल वुमेन, ठीक है, और ये पोस्ट मेनिपोजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री मेनिपोजल, इसका देखते हैं। अगर तो सिस्ट लेस देन 5 सेंटीमीटर है, सिंपल एसिम्टोमेटिक सिस्ट है, तो रीअश्योर करना होता है। ठीक है, रीअश्योर, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर सिस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर है, सिंपल एसिम्टोमेटिक सिस्ट है, तो रिपीट करना होता है अल्ट्रासाउंड 3 to 4 मंथ। ठीक है, 3 to 4 मंथ के अल्ट्रासाउंड रिपीट करना होता है। अगर चेंज नहीं है, नो चेंज इन साइज या इंक्रीज इन साइज सिम्टम, तो फिर आगे सीनियर से डिस्कस करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आगे सिस्ट, सिस्ट अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सिम्टोमेटिक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, तो ये इंडिकेशन है रेफरल गायनाकोलॉजिस्ट। ये RSCGP की गाइडलाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जाम आ रहा होता है। प्री मेनिपोजल है, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, सिंपल एसिम्टोमेटिक सिस्ट है, तो आपने जस्ट रीश्योर करना है, लेस देन 5 पे रीश्योरेंस है। ठीक है, अगर 5 to 7 सेंटीमीटर है, सिंपल एसिम्टोमेटिक है, 5 to 7 एसिम्टोमेटिक है पेशेंट, तो आपने रिपीट करना होगा अल्ट्रासाउंड 3 to 4 मंथ। अगर कोई भी साइज में चेंज नहीं आया, तो फिर भी आपने उसको रिपीट करना होता है। अगर इंक्रीज साइज का सिम्टोमेटिक है, तो फिर आगे फर्दर जो है ना, वो सीनियर के साथ इसको डिस्कस करना होता है इस केस को। अगर सिस्ट का साइज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है, सिम्टोमेटिक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, तो फिर ये इंडिकेशन है कि आपने रेफर कर देना पेशेंट को। पोस्ट मेनिपोजल की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, CA-125 ये ट्यूमर मार्कर है, वो देखते हैं। कैलकुलेट RMI, इसमें वैसे कम ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन यू शुड नो कि ये है क्या। अगर तो RMI लेस देन 25 है और लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो उस केस में सर्विलेंस करना होता है। उस केस में सर्विलेंस करते हैं, रिपीट करते हैं अल्ट्रासाउंड CA-125 3 to 4 मंथ। ठीक है, तो इसका देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द सिस्ट आर डिक्रीज इन साइज, तो फर्दर जो फॉलो अप होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, अगर सर्विलेंस किया है, रिपीट अल्ट्रासाउंड आपने किया है, नो चेंज या फिर इंक्रीज इन साइज और डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज नेचर, तो फिर रेफर करना होता है गायनाकोलॉजिस्ट को। यहाँ तक समझ आई है डॉक्टर? यहाँ तक समझ आई है? ये एक टूल होता है RMI के, इसको हम मेलिग्नेंसी रिस्क को देखने के लिए यूज किया जाता है, मेलिग्नेंसी रिस्क को। अच्छा, नेक्स्ट है RMI 25 से 200 है, तो ये भी रेफरल की इंडिकेशन है, रेफरल टू गायनाकोलॉजिस्ट, गायनी ऑनकोलॉजिस्ट फॉर लेप्रोस्कोपी। ठीक है, या तो गायनाकोलॉजिस्ट को कर दें या फिर गायनाकोलॉजी ऑनकोलॉजिस्ट को कर दें फॉर लेप्रोस्कोपी। अगर RMI ग्रेटर देन 200 है, तो ये भी इंडिकेशन है डायरेक्ट रेफरल की, सिंपल है, और स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी होती है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। प्री मेनिपोजल लेस देन 5 सेंटीमीटर है, एसिम्टोमेटिक है, रीश्योर करना है। 5 to 7 है, तो रिपीट करना होता है 3 to 4 मंथ। ठीक है, अगर यहाँ तो साइज डिक्रीज हुआ है या चेंज नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने फर्दर करना होता है। अगर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है, सिम्टोमेटिक है, तो रेफर करना होता है गायनाकोलॉजिस्ट को प्री मेनिपोजल में। ये था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। AML पेशेंट ऑन कीमो हैविंग फीवर, नो फोकस फाउंड, हेमोडायनामिकली स्टेबल,
न्यूट्रोफिल काउंट 500, व्हाट टू डू नेक्स्ट? CSF, आई थिंक जी, ये जी। बी से पेट स्कैन, सी से होल बॉडी सीटी, डी से आईवी पिप्टास, ई से, ई ऑप्शन आईवी जेंटामाइसिन एंड एम्पिसिलिन। AML का पेशेंट है जी, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया का पेशेंट है, कीमोथेरापी ले रहा है और फीवर हो गया है, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और न्यूट्रोफिल काउंट 50 पे है। तो अब क्या मैनेजमेंट होगी इसकी? AML पेशेंट कीमो ले रहा है, फीवर की, फीवर हो गया, तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? डी, ई, ई, डी, मतलब डी, ई और कुछ ए का भी ऑप्शन है। अच्छा जी। चले हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर आईवी पिप्टास देंगे। ये कीवर्ड्स हैं। इफ शॉक, शॉक है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे हीमोडायनेमिकली स्टेबल था। अगर शॉक है पेशेंट को तो जेंटामाइसिन प्लस वेंको, और उसके साथ पिप्टाज, अगर शॉक के साथ है। अगर शॉक नहीं है तो फिर पिप्टाज जो होके हमारा आंसर है। ठीक है। यहाँ पे वो स्टेबल है, उसके पैरामीटर ना वाइटली स्टेबल है पेशेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं।